ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो हम लोग जो है इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स का जो सॉल्यूशन है वो देख रहे हैं। तो हम लोग जो है लास्ट लेक्चर तक के चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के जो है एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन देख रहे थे। हम लोग ने इसमें काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचे हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मेरे इंट्रोडक्शन से। हेलो अगेन, माय नेम इज वैभव तिवारी, आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी सिटी। आई एम एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड माय ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या था, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्व कर लिया था शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया था। आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या था, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू 2 और एमसीक्यू 1 फिनिश कर लिया था। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा कि ये चैप्टर ही फिनिश करना है, क्योंकि काफी कम क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल इन टैंकर। मतलब कोई अपना टैंकर है, उसमें ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है एट रेस्ट इज हॉरिजॉन्टल। तो जब ये मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन या फिर कुछ भी नहीं है, एकदम रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो इसका जो है ऑयल का जो सरफेस है ये क्या एकदम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इतना समझ आता है। आगे हो रहा है, इफ द टैंकर स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग द फ्री सरफेस विल बी titled by an angle of theta. If the acceleration is a meter per second square, what will be the slope of free surface? अच्छा, तो क्वेश्चन तो काफी इजी है समझने के लिए। तो ये क्या बोल रहा है, पहले हमारा जो ऑयल था ऐसे ही पड़ा हुआ था टैंकर में। उसके बाद क्या किया हमने, इस जो कंटेनर है इसको हम लोगों ने ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब हम इसको आगे ऐसा एक्सेलरेट करेंगे तो इसमें जो है ऐसे बनेगा इसका ऑयल का सरफेस। तो ये बोल रहा है कि ये जो एंगल बना थीटा, इस थीटा को पता करो, ये इसका क्वेश्चन में गिवन है। ये ए एक्सेलरेशन से जब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे तो अपने को क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो क्वेश्चन समझ आता है। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे हम लोग, जो इसके ऊपर इधर एक एक्सेलरेशन पड़ेगा और नीचे क्या पड़ेगा, ग्रेविटी। तो यहाँ से हम लोग नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे और नेट एक्सेलरेशन निकालने के बाद जो उसमें एंगल में चेंज आया वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ने बेसिक ओवरव्यू ले लिया। तो चलिए अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो जो अपना थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए। पहले हो जाएगा एक तरफ एम ए कॉस थीटा। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, कैसे। तो आप लोग को क्या करना है कि ये जो जब इसमें ए एक्सेलरेशन होगा तो ये जो ऑयल ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ये टिल्ट होने के बाद भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, इतना समझ आता है। तो अपना जो ए है इधर लग रहा है एक्सेलरेशन, तो किधर लगेगा, इधर। और जो अपना जी है वो तो हमेशा नीचे लगता है, तो ये अपना जी हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा एम ए और ये हो जाएगा एम जी। तो ये जो अपना एंगल हो जाएगा ये वाला, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा। क्योंकि ये जो थीटा से लग के जो एंगल होता है ये एम ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा। और से हम जी को भी ऐसे ब्रेक करें तो जब ये थीटा है तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये फिर से कौन सा हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, तो एम जी वाला कौन सा हो जाएगा कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फिर से कॉस थीटा हो जाएगा। सॉरी एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे एम जी साइन थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। तो हम लोग को दिख रहा है सीधे सीधे कि इस डायरेक्शन में ये एम ए कॉस थीटा है और इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा है। बाकी जो दोनों फोर्स है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमको इससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि अपने को जो इक्विलिब्रियम में चाहिए उसके लिए क्या चाहिए, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इक्वल चाहिए। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा अपना, और cos थीटा को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। बेसिक मैथ्स चल रहा है अभी, tan थीटा। और ये एक इस साइड था, और उसके अपॉन में क्या हो जाएगा, जी। दिया गया tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। तो अपना थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ए बाई जी। tan इनवर्स ए बाय जी इज इक्वल टू थीटा। तो ये जो अपने को थीटा निकालना था वो अपना इजीली आ गया, ए बाई जी, सॉरी tan इनवर्स ए बाई जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 था, ये सॉल्व होता है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, टू मरकरी ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस इतना और इतना कोलैप्स इनटू वन सिंगल ड्रॉप। तो ये हो रहा है कि पहले अपने पास दो मरकरी की वो थी बूंदे, उसका एक का रेडियस इतना, दूसरे का रेडियस इतना। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको कोलैप्स करके एक सिंगल ड्रॉप बना दिया। कोलैप्स करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, तो पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा जो नई वाली ड्रॉप बनी, ठीक है। इतना क्वेश्चन में समझ आता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज इतना। तो बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस हम लोगों ने किया, मतलब वॉल्यूम चेंज वगैरह, तो इसमें जो है टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, अपने को सरफेस टेंशन जो है इसमें गिवन है। तो चलिए करते हैं वाला क्वेश्चन भी। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो पहली वाली का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले तो हम लोग ये सेंटीमीटर से इसको मीटर में करेंगे, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर है ना, अपॉन में और 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर में। तो ये आ जाएगा अपना, इसका रेडियस आ जाएगा 10⁻³ मीटर। ये आ गया पहली वाली का रेडियस, ठीक है, इन मीटर। दूसरी वाली का कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ क्योंकि वो 0.2 है ना। दूसरी वाली ड्रॉपलेट का आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब क्या, जो अपना बोल रहा है कि दोनों ड्रॉप मिला के एक ड्रॉप में चलेगी, तो तीसरी वाली जो अपनी ड्रॉप आ जाएगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, इन दोनों का एडिशन। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 × 10⁻³ ये आ गया अपनी नई वाली ड्रॉपलेट का वॉल्यूम। पर ओ सॉरी, ये हम लोग ने वॉल्यूम नहीं निकाला अभी, हम लोग ने इसका तो सिर्फ रेडियस निकाला। तो अभी वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रॉपलेट्स का 4/3 पाई r³ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कर लेते चलिए। तो 4/3 से 4/3 ये नया वाला जो रेडियस आया, मतलब वो रेडियस ऑफ थर्ड वाला ड्रॉपलेट, ठीक है, इज इक्वल टू वो दोनों रेडियस। तो उसमें आ जाएगा 4/3 पाई r1³ प्लस 4/3 पाई r2³ पाई r1³ प्लस 4/3 पाई r2³। ओके, इतना समझ आता है। ये लोग अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके जो तीसरा वाला वॉल्यूम आएगा वो लिखा हुआ है। तो अब आगे क्या होगा, इसको सॉल्व करें तो 4/3 और 4/3 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, फिर जो पाई है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बचेगा वो बचेगा r3³ इज इक्वल टू r1³ प्लस r2³। तो आ जाएगा अपना 0. सॉरी, ये हो जाएगा 0.0009। सॉरी, एक जीरो नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, इस क्वेश्चन कितना आ जाएगा, r3 आ जाएगा। जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो r3³। अब क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे। कैसा आएगा वो, r3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा वो, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻³ 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर में आएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने सब कुछ मीटर में सॉल्व किया है। अब क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया मतलब जो अभी सरफेस एरिया होगा और तो पहले था दोनों ड्रॉपलेट्स के कारण।
तो सरफेस एरिया अभी कितना हो जाएगा, पाई, सॉरी 4 पाई r स्क्वायर, मतलब अभी वाली जो r3 है उतना रेडियस, और जो पहले क्या था 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस 4 पाई r2 स्क्वायर, मतलब अपने को चेंज इन एरिया निकालना है, पहले कितना एरिया था और अभी कितना एरिया है। तो चलिए लिख लेते हैं रिलेशन, डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई, ये नया वाला r3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, r3 स्क्वायर माइनस पहले वाले जो एरिया ऑफ सरफेसेस थे, सरफेस एरिया थे, 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 पाई r2 स्क्वायर। ओके, तो जब हमारे पास क्या r1 भी है, R2 भी है और R3 भी, जब इसमें सारी सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो जो हमारा डेल्टा ए जो आएगा वो कितना आएगा, जो अपना डेल्टा ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, यहाँ से 4 पाई कॉमन आ जाएगा ना, क्योंकि सबके पास 4 पाई है, यहाँ से आ जाएगा 4 पाई, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा R2, सॉरी R3 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपना डेल्टा ए का रिलेशन आ गया, ठीक है। अब क्या रहता है अपने को जब चेंज इन एनर्जी निकालनी है, वो कितना होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू सफिशिएंट मल्टीप्लाई डेल्टा ए, कि जितना सरफेस एरिया अपना चेंज हुआ है उतना, अर्थ है हमारा सरफेस एरिया अर्थ है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, उसके ऊपर हमारी एनर्जी रिलीज या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड है वो डिपेंड करती है। तो इस केस में क्या हो रही है, हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है जब हमने दो ड्रॉपलेट्स को मिला के एक ड्रॉपलेट में चेंज किया। तो अपने ओटी कितना की बने यहाँ पे, इतना 435 तो लिख लेते हैं हम लोग सारे वैल्यूज, या देखो 435.5 इंटू 10⁻³ डेल्टा ये कहाँ से आएगा, जो अपन लोग ने अभी अभी ऊपर रिलेशन लिखा है, 4 पाई r3 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस 4 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से हमारा जो डेल्टा ए आएगा मैं उसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, बस बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो डेल्टा ए अपना आ जाएगा 3.14, चलिए पूरा, मतलब ये जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस ऑफ 32.23 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7, ये जो आएगा अपना एनर्जी रिलीज आएगा। और अपने को रिलीज कैसे पता चला, कहते हैं अपने को वो कैसे पता चला कि क्या होने वाला है, जो माइनस साइन है वो अपने को क्या बता रहा है कि जो अपनी एनर्जी वो कितनी एब्जॉर्ब की गई है। तो इस केस में जो हमारी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हम लोग ने शुरू में ही जब ये फॉर्मूला लिख रहा था कहा था कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या दिखाता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और ये जो ऐसे पॉजिटिव में आ गई अपनी एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस केस में क्या हो रही है, एनर्जी कोई रिलीज नहीं हो रही है, अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी 32.23 इंटू 10⁻⁻7। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी सोल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, तो बच्चों हम लोग 18 क्वेश्चन तक ही कर चुके थे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इधर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, इफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ब्रेक्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स इट रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ ड्रॉपलेट्स, लेट अ ड्रॉप ऑफ रेडियस r break into n droplets, each of radius r, estimate the drop in temperature। तो ये क्या बोल रहा है, पहले अपने पास क्या थी, एक बड़ी वाली ड्रॉप थी, ठीक है, और वो क्या कर गई, छोटी छोटी ड्रॉप में टूट गई। मतलब पहले अपनी इतनी बड़ी ड्रॉप थी, फिर उसके जो है काफी सारे पार्ट बन गए छोटे छोटे, इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी एक ड्रॉपलेट, फिर इतनी बड़ी एक ड्रॉपलेट, ऐसे करके एन टुकड़े हो गए मान लीजिए, ठीक है, ब्रेक्स इनटू एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स। पहले इसकी रेडियस कितनी थी, आर थी, ये बड़े वाले की रेडियस कितनी है, बिग आर। और फिर जो छोटे वाले जो पार्ट्स बने इनकी रेडियस कितनी बोली गई है, छोटा वाला आर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एस्टिमेट द ड्रॉप इन टेम्परेचर। तो ड्रॉप इन टेम्परेचर क्यों होगा, क्योंकि जब हमारी बड़ी ड्रॉपलेट छोटी ड्रॉपलेट में टूटेगी तो अपना सरफेस एरिया में चेंज आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या करता है, जनरली इंक्रीज करता है। जब बड़ी वाली ड्रॉप जो है छोटे वाले ड्रॉप में टूटती है तो सरफेस एरिया जनरली इंक्रीज करता है। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो क्या होता है, अपनी जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो अपना जो टेम्परेचर होएगा वो कम होगा, इतना समझ आता है।
तो यहाँ पे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो चलते अभी कैलकुलेशन वाले पार्ट। तो अब ले लेते अपना जो है, यहाँ पे आ जाइए। तो ये क्या बोल रहा है, बड़े वाला जो अपना वो है, कहते हैं ड्रॉपलेट, उसका कहते हैं वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना। और छोटा वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना। तो अपने को पता है कि बड़े वाले ड्रॉपलेट से ही छोटा वाला ड्रॉपलेट बना है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम इज इक्वल टू छोटे वाले का वॉल्यूम इंटू एन, क्योंकि छोटे वाले एन ड्रॉपलेट्स बने। तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन आएगा एन का, वो कितना हो जाएगा, बड़ा आर क्यू अपॉन छोटा आर क्यू एन का, ठीक है। तो अब बारी आती है किसकी, एनर्जी रिलीज की। तो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू का टेंशन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए। तो डेल्टा ए के यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया, तो चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि बड़े ड्रॉपलेट का हो गया। छोटे वाले ड्रॉपलेट का कितना हो जाएगा, 4 पाई छोटा वाला r स्क्वायर। बट इसके कितने एन ड्रॉपलेट्स है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय एन करेंगे तो ये अपना आ गया। तो अब ये जो रिलेशन है इसका यूज करेंगे कि आर क्यूब अपॉन छोटा आर क्यूब। तो यहाँ पे एन की वैल्यू जब हम डालेंगे, अभी वैल्यू नहीं डालेंगे नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से 4 और पाई कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, 4 पाई t r स्क्वायर माइनस n r स्क्वायर। तो अब अपने को पता है कि जो अपना टेम्परेचर होता है वो एनर्जी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होता है, ऐसे ये वाले जो इक्वेशन है, कि जैसे जैसे हमारा एनर्जी रिलीज होगी वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, डेल्टा टी इज इक्वल टू ये वाला, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी अपॉन एम और सी, ठीक है। तो अपना डेल्टा यू क्या था अपना, यहां से निकाले थे 4 पाई t r स्क्वायर माइनस n r स्क्वायर। और मास कितना है, 4 पाई बाई 3 r क्यूब इंटू रो। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दैट लिक्विड जो हम लोग ने लिया है, ऑफ लिक्विड है ना, ये लिक्विड की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो है लिक्विड का वो लिया हुआ है, रो। और फिर सी क्या आ जाएगा, सी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो सी को जैसे वैसे रख देंगे। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे और जब एन की वैल्यू डालेंगे, एन की कितनी थी, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, तो अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है ये वाला, ठीक है। तो अपने को पता है कि जो आर है ये बड़ा है आर से, तो 1/r जो है वो छोटा हो जाएगा 1/r से। तो ये वाला जो है नॉन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव आ गया मतलब जो अपना डेल्टा टी है वो पॉजिटिव, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप करेगा, वो भी कितना, इतना 3t/ρc 1/r माइनस 1/r। तो ये हम लोग ने बस कैलकुलेशन करना था इसमें कि जो अपने वॉल्यूम है दोनों को इक्वल करना था, और वहां से एन में एक रिलेशन आएगा। और जो भी एन में रिलेशन आ गया फिर अपने को डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाना था, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है इजीली सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया, सॉरी द सरफेस टेंशन एंड वेपर प्रेशर। तो सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर आपको पता है क्या होता है, ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज कितना। मतलब ये जो गिवन है अपने को वैल्यू सारी, वो भी ऐसा यूनिट में, ओके, कोई टेंशन नहीं है। तो अपने को टेंशन गिवन है 7.28 इंटू 10⁻⁻², और जो वेपर प्रेशर है वो 2.33 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो चलिए अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट स्पेरिकल वाटर ड्रॉपलेट विच कैन फॉर्म विदाउट इवेपोरेटिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन जो है हमको लग रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स ये कैसा क्वेश्चन है, बट जब इसको सॉल्व करेंगे तो काफी इजी क्वेश्चन और काफी छोटा भी है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो अपने को स्मॉलेस्ट स्पेरिकल वाटर ड्रॉपलेट बने कि वो बिना इवेपोरेट करे रह जाए, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपने को पता है कि सरफेस टेंशन पता है और प्रेशर पता है। तो एक्सेस प्रेशर कितना होता है आपको पता है, एक्सेस प्रेशर हो जाएगा 2t/r। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो 2t/r ये क्या हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर। तो 2t/r इज इक्वल टू कितना चाहिए अपने को, प्रेशर। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, 2t/p। तो अपने को रेडियस कितनी चाहिए, रेडियस ही निकालनी थी। तो अपने पास ये टू जो कांस्टेंट है और जो सरफेस टेंशन है वो गिवन है, और अपॉन में पी वेपर प्रेशर तो अपने पास गिवन ही है। तो यहाँ से अपने का आर का रिजल्ट आ जाएगा, और फिर आर से ये आ गया। तो अपने को इतनी रेडियस की ड्रॉपलेट चाहिए ताकि वो इवेपोरेट ना हो। तो हो गया, ये काफी इजी क्वेश्चन था। बस अपने को एक फॉर्मूला याद रखना था, कौन सा, 2t/r इज इक्वल टू पी। तो अपने को पता था एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप
इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 2T/R। इससे अर्थ ग्रेटर रहा, मतलब इससे रेडियस अर्थ छोटी रही तो सही रहेगा, और बड़ी हुई तो फिर एवोपरेट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, इससे बड़ी रही तो रह जाएगी, और इससे छोटी रही तो वो इवोपरेट कर जाएगी। मतलब ऐसे इतनी सी बड़ी ड्रॉपलेट है तो उसको इवोपरेट, बड़ी ड्रॉपलेट है तो वो जल्दी इवोपरेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट आंसर जो है वो फिनिश होते हैं। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग आंसर्स पे। तो हमारे पास टोटल कितने, 3 लॉन्ग आंसर्स है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन है, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, क्या बोल रहा है, ए पार्ट, मतलब इसमें 4 पार्ट है, तो ए पार्ट क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीजेस एस वन एसेंड्स द एटमोस्फियर। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो अपना जो है प्रेशर डिक्रीज करता जाता है। ये बात लिखी हुई है, इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो, व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर ओवर अ डिफरेंशियल हाइट DH। तो ये बोल रहा है कि जब हम ऊपर गए, मतलब इसे पहले ही बता दी कि डेंसिटी ऑफ एयर कितना है, रो। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर में चेंज कितना है, DP। कितना हाइट जाने पे, DH। तो ये DH जाने पे DP चेंज आ रहा है, तो ये पता करना हो रहा है अपने को DP। ठीक है, तो अपने को पता है प्रेशर विल डिक्रीज एज वी आर गोइंग अप टू द एटमोस्फियर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द गैस अबोव अस डिक्रीजेस। तो लेट अस कंसिडर द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ एयर विथ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ हाइट DH। तो ये हम लोगों ने जो डिफरेंशियल हाइट है ये DH जो है कंसिडर कर ली। तो अपना जो चेंज इन प्रेशर है उसको हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, डी, है ना। तो अपना प्रेशर एक जगह पे कितना था, P, फिर ऊपर कितना और ऊपर गया, DP। तो अपना टोटल कितना हो जाएगा, P प्लस DP। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, और ऊपर पे क्या रहेगा, सिर्फ P, क्योंकि अपन ऊपर जाने पे DP डिक्रीज किया है ना, चेंज इन प्रेशर DP है। ये अपना हाइट कितना हो जाएगा, DH। सो ये जो लेयर होती है अपनी एयर की वो कितनी कैसी रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर वाला प्रेशर बराबर नीचे वाला प्रेशर। ऊपर वाला प्रेशर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे लिखा भी है, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो नीचे वाला फोर्स क्या हो जाएगा, P प्लस DP, मतलब ये वाला प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, माइनस ऑफ रो है, क्योंकि ये भी नीचे साइड लग रहा है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ρGA इंटू DH, इतना ऊपर जाने पे। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, ये अपना वेट हो जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ दिस, तो इतना होना चाहिए नेट। तो यहाँ से अपने जो DP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ρGDH। तो नेगेटिव साइन शोज दैट प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। तो अपना जैसे अपन लोग DP ऊपर जाएंगे तो अपना जो, सॉरी, DP कितना हो जाएगा, H हाइट ऊपर जाने पे माइनस ऑफ ρGDH। मतलब जब हम DH हाइट ऊपर जाते हैं तो अपना प्रेशर में चेंज कितना था, इतना, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि प्रेशर जो है डिक्रीज करेगा। तो हमारा ए वाला पार्ट होता है 21 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसिडरिंग अ प्रेशर P टू बी प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है, अब मेरे पास कोई प्रेशर P है, ये क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब रो। ठीक है, ये रो है और वो प्रेशर। फाइंड द प्रेशर P एट अ हाइट H इफ द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज P नॉट। तो बोल रहा है कंसिडर करना है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और बोल रहा है कि प्रेशर P फाइंड करना है हाइट H पे। अगर से प्रेशर कितना है अर्थ पे P नॉट। ठीक है, अर्थ पे प्रेशर P नॉट है तो बोल रहा है H हाइट पे उसका प्रेशर कितना होगा। तो ये फिर से इस तरीके जैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो चलिए कंसिडर करते हैं। अपने को पता है प्रेशर एट सम हाइट कितना हो जाएगा, P। ये क्वेश्चन अपने को गिवन था, और फिर जो अपना प्रेशर ऑन अर्थ क्या है, P नॉट। प्रेशर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, P नॉट। लेट P नॉट बी द डेंसिटी ऑफ एयर on the surface of the earth according to the problem pressure is proportional to density this। तो यहाँ पे हम लोग ने जो रिलेशन लिखा है ये किसका लिखा है, P नॉट का लिखा है, मतलब सॉरी रो का लिखा है, मतलब ये जो डेंसिटी इसका। तो अब ये जो अपनी डेंसिटी और जो है प्रेशर वो क्या है, प्रोपोर्शनल, तो उससे हमारा क्या है, ये रिलेशन आता है, प्रेशर एट दैट हाइट अपॉन प्रेशर एट अर्थ। तो यहाँ पर आ जाएगा डेंसिटी एट दैट पॉइंट अपॉन डेंसिटी ऑन अर्थ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये रो, ये कौन सा वाला रो है, वाला कौन सा जो हाइट H पे रो,
इज इक्वल टू डेंसिटी ऑन अर्थ अपॉन प्रेशर ऑन अर्थ इंटू प्रेशर ऑन दैट हाइट। तो अपने को पता है कि डीपी जो होता है ये कितना होता है, माइनस ऑफ रो जी डी एच, ये हम लोग ने अभी अभी ऊपर निकाला है, ठीक है। ये जो डीपी है देखिए, माइनस ऑफ रो जी डी एच, तो हम लोग इसको सब कुछ डीपी की टर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से ये वाला रिलेशन आता है, ठीक है, ये रो जी डी एच। तो यहाँ से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना जो रिलेशन आ जाएगा ये आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अपना एच कहाँ से कहाँ तक आएगा, जीरो से एच, और अपना डीपी कहाँ से आएगा, पी नॉट से पी, क्योंकि यहाँ पे गिवन है पहले पी नॉट था फिर क्या हो गया, पी हो गया। तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वन बाई पी के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन पी, और जो डी एच का क्या हो जाएगा एच, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं वन है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एच। तो इसको हम लोग कर देंगे एच से जीरो, और ये हो जाएगा पी से पी नॉट, तो हो जाएगा एल एन पी बाई पी नॉट रो जी पी नॉट एच। तो जब हम यहाँ से अपना पी निकालेंगे, क्योंकि अपने को पी की जरूरत है, तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट जी एच पी नॉट, और ये फिर ई की पावर में चला जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई बाय पी नॉट हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल वाला आंसर आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर जो बी है ये भी सॉल्व होता है। बस हमको बेसिक इंटीग्रेशन करना था, बाकी फॉर्मूला तो अपन लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जैसे लगाया कि प्रोपोर्शनल है तो इक्वल कर दो, और इक्वल है तो फिर लास्ट वाले क्वेश्चन से हम लोगों ने रिलेशन लिया और इक्वल कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सी। इफ पी नॉट इज दिस एंड रो नॉट इज दिस एंड जी इज इतना, एट वॉट हाइट विल बी प्रेशर ड्रॉप विल बी 1/10 द वैल्यू एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो हम लोग ने यहाँ पे जो रिलेशन निकाला है हम लोग को यहाँ पे उसी का यूज करना है। ये क्या बोल रहा है, प्रेशर जो है 1/10 हो जाना चाहिए। जब ये पी नॉट, और से पी नॉट है तो पी कितना हो जाना चाहिए, पी नॉट बाय 10, ठीक है। तो या हाँ ये देखिए ये लिखा भी हुआ है, पी कितना हो जाना चाहिए, पी नॉट बाय 10। तो अपने को जी भी गिवन है, पी नॉट भी गिवन है, और ये रो नॉट भी गिवन है। तो अपने को एच निकालना है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से जो अपना एच निकल जाएगा। तो एच कितना निकलेगा, 18.4 किलोमीटर। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंटरकनेक्टेड, ऊपर वाले से रिलेशन लेना और नीचे वाले में वैल्यू पुट करनी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्या हो रहा है, द मॉडल ऑफ द एटमोस्फियर वर्क्स फॉर रिलेटिवली स्मॉल डिस्टेंसेस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग assumption दैट लिमिट्स द मॉडल। तो बोला कि जो स्मॉल डिस्टेंस है वो रिलेटिवली स्मॉल डिस्टेंसेस है। अगर से हम लोग ऐसा एजम्पशन ना माने तो क्या दिक्कत आएगी, ऐसा बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एट ग्रेटर हाइट, इट ओनली रिमेन्स कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बोल रहा है कि अर्थ से हम लोग ज्यादा बड़ा डिस्टेंस लेंगे तो उसमें डेल्टा टी भी जो एक फैक्टर है वो भी वेरी करेगा, पर हम लोग नहीं चाहते कि हमारा डेल्टा टी वेरी करे, क्योंकि हमारी फिर इक्वेशन बहुत ज्यादा वेरी कर जाएगी। दैट्स वाई हम लोग छोटे छोटे डिस्टेंसेस लेते हैं ताकि वहां पे जो टेम्परेचर है वो रिमेन कांस्टेंट रहे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व होता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 के कितने 5 पार्ट है, तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सरफेस टेंशन इज एक्सिबिटेड बाय लिक्विड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। सरफेस टेंशन किसके कारण हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, इतना पता है अपने को। द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वेनिसेस एट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या बोल रहा है, जो सरफेस टेंशन है वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे अपना सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर तो पूरा सरफेस टेंशन जीरो ही हो जाता है। गिवन दैट द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब एल जो है अपने को गिवन है इतना। ये जो एल कौन सा है अपना वाले चैप्टर का, कौन सा केटीजी जो थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर है ना वाला एल है, ठीक है। तो ये अपना एल गिवन है। द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ये इतना गिवन है 4.2 जूल पर केल्विन। तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है 10⁻³ kg पर लीटर, और एवोगैड्रो नंबर भी गिवन है, ठीक है। एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज इतना 18 kg पर 1000 मोल। तो ये क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू इवेपोरेट। तो ये क्या बोल रहा है, अपने को वाटर का एक मॉलिक्यूल को इवेपोरेट कराना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो अपने को पता है कि जो एलवी है, पहले हम लोग इसको किलो किलो कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करें। तो इसको किलो कैलोरी से जूल में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4.2। तो ये अपना जूल में आ गया, क्या आ गया अपना ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जूल में आ गया। अब क्या करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट 1 किलो मोल, मतलब 18 kg ऑफ वाटर को इवेपोरेट करने के लिए कितना चाहिए,
इसको मल्टीप्लाई, जो अपना रिलेशन है मल्टीप्लाई बाय 18, तो अपने को इतनी एनर्जी चाहिए। बट अभी एक मोल में कितने अपने वो होते हैं मॉलिक्यूल्स, Na, तो हम लोग इसको किससे डिवाइड कर देंगे, Na से। तो अपना जो ये आया इसको हम लोग कितने Na से डिवाइड कर देंगे, तो 6 × 10⁻⁴ तो ये कितना आ जाएगा, जितनी भी एनर्जी आएगी उतनी एनर्जी अपने को चाहिए रहेगी एक मॉलिक्यूल को इवेपोरेट करने के लिए। तो हम लोग ने, इजी सा क्वेश्चन था, हम लोग ने क्या किया, पहले सबसे पहले निकाला कि अपने को एक मोल पानी को उड़ाने में कितना कितना एनर्जी लगेगा। फिर उसको डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर लिया, तो फिर जितना अपना आया उतनी एनर्जी अपने को चाहिए एक मॉलिक्यूल को उड़ाने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ए वाला पार्ट होता है। ठीक है, आगे हो रहा है, शो दैट द इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस ऑफ वाटर इज इतना एंड फाइंड इट्स वैल्यू। तो ये बोला कि वाटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना है, और इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो है थोड़ा लेंदी होगा, सॉरी लेंदी नहीं होगा, थर्ड मतलब कैलकुलेशन वाला होगा। तो चलिए चलते हैं, लेट द वाटर मॉलिक्यूल्स बी एट अ पॉइंट आर प्लेस एट डिस्टेंस डी। तो हम लोग से वो कंसिडर कर लिया डी, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, Ma/ρ, क्योंकि ये अपना रिलेशन है ना, ρ = m/v। तो अपन लोगों ने कुछ नहीं किया, बस रो नीचे कर दिया, मास ऊपर कर दिया। दस द वॉल्यूम अराउंड वन मॉलिक्यूल इज, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ Na मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो अपना मास कितना है अपने को पता है 18 kg। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था ना 18 kg। ठीक है, और अपने को रो भी पता है कितना, 10⁻³ और जो एन है वो कितना हो जाएगा 6.02 × 10⁻26। तो यहाँ पे हम लोग ने इजी कैलकुलेशन के लिए 6 ले रखा है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे, ये एम ए की वैल्यू पुट करेंगे जो अपने को पता है कितनी 18, एन ए कितना है एवोगैड्रो नंबर, और पीडब्ल्यू क्या है रो ऑफ वाटर। तो यहाँ से सारी वैल्यूज अपने को पता है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अपना 3.1 × 10⁻⁻10 मीटर, इतनी डिस्टेंस जो है अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो मैं क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व होता है, ये सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। 1 ग्राम ऑफ वाटर इन द वेपर स्टेट एट 1 atm ऑक्यूपाइज इतना वॉल्यूम। ठीक है, एस्टिमेट द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एट बॉइलिंग पॉइंट इन द वेपर स्टेट। तो फिर से अपने को वही सेम भी जाना है, सब कुछ सेम है, बस ये इसमें थोड़ा चेंज है। तो ये बोले 1 ग्राम ऑफ वाटर इन वेपर स्टेट एट 1 atm ऑक्यूपाइज इतना। तो अपने वॉल्यूम भी मैंने, पहले तो हम इस जो वॉल्यूम है इसको चेंज करेंगे मीटर में, सॉरी मीटर क्यूब में। तो ये कितना आ जाएगा 1601 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये 1 ग्राम ऑफ वाटर है और अपने को क्या चाहिए 18 kg। कहेंगे हाँ ये 18 kg के लिए चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे, तो ये अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 18 kg वाटर वेपर आ गया। फिर अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता है 6.6 × 10⁻26। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आएगा अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय मॉलिक्यूल्स कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो अपने को पता चल गया कि एक जो अपना वॉल्यूम मॉलिक्यूल है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो वो इतना मॉलिक्यूल, सॉरी इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, डी फाइंड करना है। डी क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। तो डी क्यूब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू इतना। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा दिस, तो अपना डी डैश क्या हो जाएगा 36.3 × 10⁻⁻10, क्योंकि ये डी क्यूब था ना, तो हम लोग ने इसको क्यूब रूट निकाला, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 36.3 × 10⁻⁻10। जब हम लोग इसको जब बॉइलिंग पॉइंट मतलब हीट करेंगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना जो है सी वाला भी कंप्लीट हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी पे। डी वाला क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग वेपराइजेशन अ मॉलिक्यूल ओवरकम्स अ फोर्स एफ, अस्यूम कांस्टेंट। ये जो बोल रहा है, ड्यूरिंग वेपराइजेशन अ मॉलिक्यूल ओवरकम्स अ फोर्स एफ, अस्यूम कांस्टेंट टू गो फ्रॉम अ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस डी टू डी डैश। तो ये क्या बोल रहा है, जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, डी से डी डैश हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी अभी निकाला था कि नॉर्मल हमारा डिस्टेंस कितना था दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, इतना,
और जब हमने हीट किया तो डिस्टेंस कितना हो गया, बढ़कर इतना हो गया। पहले 3.1 था, अभी 36.3 हो गया। तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो रहा है कि ये इंक्रीज करने में जितना फोर्स लग रहा है वो निकालो। तो अपने को पता है कि एफ डी डैश माइनस डी मतलब इतना वर्क डन करना पड़ा होगा। और वर्क डन कितना होता है, 6.8 इंटू 10 to the power of -20। ये कहां से आया अपना, ये वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट वन मॉलिक्यूल। मतलब ये एनर्जी ये वाली है जो अपने को क्वेश्चन में गिवन थी। 6.8 इंटू, हम लोगों ने अभी अभी ऊपर कहीं पे निकाला, हाँ ये 6.8 इंटू 10 to the power of -20 जूल। अपने को इतनी एनर्जी लगी होगी। तो जब हमने दोनों एनर्जी को इक्वल कर दिया, वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, तो यहाँ से अपना फोर्स आ जाएगा 2.05 इंटू 10 to the power of -11 न्यूटन। तो ये हमारा डी वाला पार्ट का सॉल्यूशन भी हो गया। यहाँ से हम लोग ने फोर्स कैलकुलेट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ई वाले पार्ट पे। ये क्या हो रहा है, कैलकुलेट एफ बाई डी मतलब फोर्स बाय डिस्टेंस विच इज मेजर्ड ऑफ द सरफेस टेंशन। तो अपने को पता है कि अपन लोगों ने फोर्स अभी अभी ये निकाला है। और जो डी था, डी मतलब ये नॉर्मल वाला डी है, बॉइलिंग पॉइंट वाला नहीं, नॉर्मल वाला। मतलब ये इस डी की बात कर रहे हैं, 3.1 इंटू 10 to the power of -10। तो अपना ये एफ बाई डी कितना जाएगा, 6.6 इंटू 10 to the power of -2 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो रहा है, अ हॉट एयर बलून इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 मीटर। तो ये वाला जो डायग्राम आपने को इसको देखना है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। द एयर इनसाइड इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री। इसके अंदर जो एयर है उसकी टेम्परेचर कितनी है, 60 डिग्री है। हाउ लार्ज अ मास कैन द बलून लिफ्ट व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। हो रहा है ये कितना मास लिफ्ट कर सकता है जब इसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कुछ कुछ अपने को बेसिक चीजें गिवन है, आर गिवन है और 180 हमको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन गिवन है। और जो क्या है, द मेम्ब्रेन टेंशन इज कितना। तो मेम्ब्रेन जो है अपनी मतलब बलून का जो सरफेस है उसके ऊपर टेंशन कितना है। तो पहले हम लोग इसका एफबीटी बना देते हैं कि ऊपर क्या लगेगा, एम जी, और नीचे क्या लगेगा, डब्ल्यू प्लस एम जी। डब्ल्यू क्या है, अपन कितना वेट उसमें कैरी कर सकते हो। बाहर का प्रेशर क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, पी नॉट। तो अपने को रिलेशन पता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून, Ni is the number of moles of gas in the balloon, and R is a gas constant, और Ti is the temperature of the balloon। तो अपना जो PV जो NRT हम लोग अप्लाई करेंगे, N कितना आ जाएगा, PV बाय RT, ठीक है। तो PV बाय RT, ठीक है। तो N को जब हम चेंज करेंगे तो अपने को पता है कि Ni क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ बलून अपॉन मोलिकुलर मास। तो यहाँ से हम लोग इस रिलेशन से क्या निकालेंगे, मास ऑफ बलून निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। इन दी सेम वे एन नॉट मतलब ये बाहर की इसकी बात कर रहा है, पी बाय आर टी हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग का जो रिलेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, डब्ल्यू प्लस एम ऑफ आई जी मल्टीप्लाई बाय एम नॉट जी। मतलब ये नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाला कर रहा है, क्योंकि फ्लोटेशन में जो होता है नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स करता है। तो ये कह रहा है डब्ल्यू वेट जो है विच इज बलून लिफ्टिंग। तो ये डब्ल्यू क्या है, जितना वेट वो उठा रहा है। और ये क्या है, बलून का वेट है जो नीचे लग रहा है। और ये कितना है, उसके अंदर की जो प्रेशर वेपर है उसके कारण, जो प्रेशर के कारण जो बलून ऊपर जा रही है उसका रिलेशन है, ठीक है। तो अपने को पता चला कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम नॉट माइनस एम आई इंटू जी। इफ मास डिप्लेस बलून इज एम नॉट एंड एम ए इज द मास इनसाइड और आउटसाइड द बलून, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन था एन नॉट का, जो हम लोग ने जब भी निकाला था, वो क्या था, पी इज इक्वल टू आर डी नॉट। तो अपन लोग ने एक और रिलेशन निकाला था, ये एम आई वाला, पीवी इज एम अपॉन आर टी आई। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एम नॉट बाय एम ए, ठीक है। तो वेयर एम नॉट इज द मास ऑफ द एयर आउटसाइड दैट हैज बीन डिप्लेस्ड, इफ डब्ल्यू इज द लोड इट कैन रेस, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम आई जी इज इक्वल टू एम नॉट जी। तो ये अपना रिलेशन जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इज इक्वल टू में डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एम नॉट जी माइनस एम आई जी। तो आपने को पता है कि एम नॉट जी भी हम लोग ने ऊपर कैलकुलेट किया था और एम आई जी भी ऊपर कैलकुलेट किया था। तो हम लोग ने सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो फॉर द प्रेशर इनसाइड द बलून ड्यू टू मेम्ब्रेन इज टी, जो कितना हो जाएगा 2T बाय आर। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी कितना की बनता है अपने पास 5,
और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द बलून 8। तो ये अपना कितना आ जाएगा टेंशन 1.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन दी इट इज गिवन दैट टी नॉट इज इक्वल टू दिस, मतलब टेम्परेचर गिवन है ये बलून के अंदर का और ये बलून के बाहर, दोनों टेम्परेचर अपने को गिवन है। तो और रेडियस भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, और जो पी नॉट और पी आई है वो इतना गिवन है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम लोग जो ये वाला रिलेशन है डब्ल्यू वाला, उसमें हम लोग सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एम ए भी अपने पास है, वी भी गिवन है, आर भी गिवन है, पी नॉट, टी नॉट, पी आई, टी आई और जी सब गिवन है। तो सारी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो यहाँ से अपना डब्ल्यू का एक जो आ जाएगा ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो अपने जो ओवरऑल डब्ल्यू आ जाएगा एंड में वो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जब हम ये सारा सॉल्व करेंगे 1/293 माइनस, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इस पार्ट में, क्योंकि देखिए 1/293 माइनस 1/333 है, इस सबका आपको एलसीएम वगैरह निकालना पड़ेगा। बट स्टिल लॉग आंसर से तो इसके लिए इतना चलता है। तो इसका जो लास्ट में आंसर रहेगा वो डब्ल्यू कितना आ जाएगा 30 पॉइंट, सॉरी 3044.2 न्यूटन। ये आ गया अपना वेट, कि ये जो अपना बलून है वो इतना वेट का जो सामान उठा सकता है। मतलब अर्थ में इसको मास में कैलकुलेट करे तो अपना मास कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 10। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 304, मतलब इतना केजी का मास वो उठा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर में जो है काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, लगभग 23 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो हमारा जो एमसीक्यू 1 था वो तो काफी ज्यादा इजी थे, बस कुछ कुछ बेसिक अपने को चीजें पता रहनी थी। फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू 2 पे आए, यहाँ पे भी ऐसा कुछ खास था नहीं। फिर वेरी शॉर्ट पे आए, तो यहाँ पे जो है सारे जो है अपने को सिर्फ निकालना था वेक्टर है या नहीं, ये सब तो बेसिक चीजें थी। फिर उसके बाद हम लोग जब शॉर्ट आंसर पे आए तो हम लोग को पता चला कि सिर्फ बेसिक फॉर्मूले जो है 2-3 वही यूज हुए। फिर सारे शॉर्ट आंसर इजी थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड थे। फिर हम लोग ने जंप किया था लॉन्ग आंसर्स पे। तो लॉन्ग आंसर्स में क्या था, हम लोग का जो पहला वाला पार्ट था वो तो इजी था, हम लोग को बस सारे पार्ट में फॉर्मूले लगाने थे, और जो पहला वाला पार्ट था वो दूसरे वाले से कनेक्टेड था। फिर उसके बाद जो चलते हैं हम लोग 22 वाले पे, 22 वाले में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, बाकी ये भी थोड़ा इजी टाइप का था। फिर क्वेश्चन नंबर 23 ये थोड़ा टफ कैटेगरी का मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इसमें काफी सारे फॉर्मूले एक साथ यूज हो रहे थे और काफी सारे कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहे थे, मतलब पिछले चैप्टर के जैसे पीवी एनआरटी लग गए ये सब। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, बाकी क्वेश्चन मतलब चैप्टर इजी है, इससे इजी क्वेश्चन आएंगे, मतलब इतना हार्ड आने के तो चांसेस बहुत ही कम है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज जो हम लोग ने अपना चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन फिनिश कर दिया। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, बाय।